हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। उसके बारे में हम समरी बताने जा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो उससे पहले मेरे शेर बच्चे, जो बच्चे न्यूबी हो, इस चैनल से जुड़े हुए हो, आपको बता दिया जाए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। और जो भी कंटेंट मेरे चैनल पे रहता है उसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो बेटा आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को, अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। ये गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सारा कंटेंट आपको बिहार बोर्ड 12th का और स्पोकन का इस चैनल पर मिलेगा। और भी बहुत सारा चीज है जो इस चैनल पे नहीं है, इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, रिकॉर्डेड क्लास हो गया मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर वाइज नोट्स हो गया, वीकली टेस्ट आप दे सकते हो हर चैप्टर का। तो जो भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिनका ग्रामर बहुत ही वीक है, तो उसको इस चैनल के बारे में बेटा और इस एप्लीकेशन के बारे में बता दो। उसका जो भी दुख दर्द पीड़ा है वो खत्म हो जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, टॉपिक पे आते हैं। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी को कहीं भी डॉट होगा तो ये नंबर है स्क्रीन पर 9304081535। इस पर आप कॉल कीजिए। आपका जो भी डॉट है, क्यूरीज है, वो सारे डॉट क्यूरीज का सॉल्यूशन वहां पे आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। तो चलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ। और इसका समरी अभी इस तरीके से बताएंगे। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 हो गया है, चैप्टर 3 छूट गया था बेटा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर चैप्टर 3 का समरी बताइए। तो बेटा आपके सामने आपके लैंग्वेज में चैप्टर 3 का समरी आ गया है। पूरे लेक्चर को अंत तक देखो। आपको अगर इस टॉपिक से समरी लिखना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आप राइटर के बारे में जानना है। समरी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको जानना है। सबसे पहले बेटा, राइटर अ पिंच ऑफ स्नफ के कौन है? मनोहर मालगांवकर। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1913। कहां बेटा? मुंबई में। इनका देहांत 14 जून 2010 को उत्तर कनाडा में हुआ था बेटा। एजुकेशन, शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे बेटा? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। और राइटर तो थे ही, राइटर के साथ साथ बेटा ये इंडियन आर्मी ऑफिसर भी थे। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलिएगा नेशनल लिविंग ट्रेजर, इनको अवार्ड मिला था। वेल नॉन एज, हर कोई किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। जैसे हम क्यों जाने जाते हैं? मेरा प्रोफेशन क्या है? हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो इंग्लिश टीचर है, इस नाम से हम जाने जाते हैं। उसी तरह बेटा मनोहर मालगांवकर कैसे जाने जाते थे? नॉवेलिस्ट, एक अच्छे नॉवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर, काफी अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटा छोटा कहानी लिखते थे और एक नॉवलिस्ट भी थे। इनका कुछ फेमस वर्क है बेटा, अगर क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंट ड्राम कौन किसने लिखा? द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगेज एंड द बॉम्बे बी अवेयर। ये सारा किताब लिखने वाले का नाम क्या है? मनोहर मालगांवकर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना था बेटा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और ये मनोहर मालगांवकर जो अभी यहां पर जो अभी समरी बताएंगे बेटा, उसको अच्छे से देखना आपको। सबसे पहले अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा किसके द्वारा गया है? मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई 1913। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में, जैसे अभी बताएं, मुंबई में हुआ था। ही इज अ वेल नॉन एज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये वेल नॉन, जाने माने नॉवेलिस्ट कहलाते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहलाते थे। इनको जाना कैसे जाता था? नॉवेलिस्ट के तौर पर और शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर इन्हें जाना जाता था। दिस इज अ फैमिली ड्रामा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, स्पीच है या ड्रामा है, तो बेटा आप क्या बताइएगा कि ये एक ड्रामा है। इस ड्रामा में बेटा इन दिस देयर इज ऑथर, इस ड्रामा में ऑथर होते हैं, ऑथर खुद होते हैं बेटा मनोहर मालगांवकर, एंड हिज मदर, उसकी माँ होती है, एंड मेनी अदर कैरेक्टर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो अभी आपको पता चलेगा। वन डे ऑथर्स मदर सेज टू ऑथर दैट हिज मैटरनल अंकल इज कमिंग हियर फॉर 2 to 3 days। एक दिन ऑथर की जो माँ होती है वो मनोहर मालगांवकर को कहती है कि बेटा तुम्हारे मामा यहाँ आ रहे हैं। कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? 2 से 3 दिनों के लिए आ रहे हैं। जैसे ही इसको पता चलता है मनोहर मालगांवकर को कि उसके मामा आ रहे हैं, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मामा को मना कर दो, क्योंकि जब भी मामा आते थे तो इसको परेशानी हो जाता था, इसको कोई ना कोई काम दे देते थे, जिसके कारण ये हमेशा परेशान रहता था जब भी मामा आते थे। तो इसको जैसे ही पता चलता है कि अरे मामा आ रहे, तो अपनी मम्मी को बोलता है, माँ को बोलता है, माँ
मामा को बोल दो कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मामा मम्मी कैसे बोल सकती है, मम्मी का तो भाई होता है। मम्मी बोलती नहीं बेटा तुमको लाना पड़ेगा, एक तो मामा कितने जमाने के बाद आया करते हैं और उसमें भी तो हम मना कर दें, नहीं तुमको जाना है और स्टेशन से तुमको लेके आना है, पिक करके आना है मामा को। तो इसका कोई कुछ चलता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑथर की माँ होती है, मिटरनल अंकल कहने का मतलब होता है बेटा मामा, आते कितने दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू मीट अ वेलफेयर मिनिस्टर। अब क्वेश्चन आएगा उसके मामा जो होते हैं मनोहर मालगांवकर के, वो मनोहर मालगांवकर के यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो आएगा उसका आंसर क्या होगा, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके मामा 2 से 3 दिन के लिए आते हैं। अब वेलफेयर मिनिस्टर का बेटा मतलब क्या होता है, कल्याण मंत्री होता है वेलफेयर मिनिस्टर का। तो जब लैंग्वेज लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है, कि आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो, तो आपको स्टोरी ड्रामा समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑथर टेल्स मदर टू टेल हिज अंकल नॉट टू कम बट मदर रिफ्यूजेस। ऑथर जो होता है मनोहर मालगांवकर, वो अपनी माँ को कहता है मामा को कह दो, अंकल को कह दो नहीं आने के लिए, लेकिन उसकी माँ रिफ्यूजेस का मतलब होता है इनकार करती है, मना करती है। सो ऑथर गोज टू द स्टेशन टू रिसीव हिज अंकल। चुपचाप से बेचारे ऑथर को, मनोहर मालगांवकर को स्टेशन जाना पड़ता है। क्यों? अपने अंकल को, अपने मामा को रिसीव करने के लिए। द नेम ऑफ अंकल इज नानू काका। अब ये जो है नानू काका बेटा, ये मेन और सेंट्रल कैरेक्टर है। अगर आ जाएगा कि पिंच ऑफ स्नफ में मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो बताइएगा नानू काका। तो नानू काका को रिसीव करने जाता है स्टेशन पर। नानू आफ्टर कमिंग, आने के बाद, नानू काका सेज टू द ऑथर टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर। एक बंदा आना चाहिए। अब जैसे ही आता है नानू काका, वैसे ही अपने भगना को बोलता है मनोहर मालगांवकर को कि बेटा अब हमको ले चलो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ मिलना है हमको उनसे। तो मनोहर मालगांवकर बोलता है कि ऐसी थोड़ी कोई वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेता है, अभी तुरंत आए, अभी आराम कीजिए, इत्मीनान से इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। और कोई भी बड़ा अधिकारी होता है बेटा, हम अगर बोलेंगे कि अरे कोई मेरा दोस्त आएगा पटना, बोलेगा नीतीश कुमार से मिलना है, तो ऐसी थोड़ी मिल जाएंगे, मिला देंगे उनको। उस बड़े लोगों से मिलने के लिए पहले से क्या लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है। ऑथर टेक्स हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर। अगले दिन क्या होता है, जो ऑथर होता है वो नानू काका को मिलाने ले जाता है वेलफेयर मिनिस्टर से, बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर। लेकिन नानू काका मिनिस्टर से, मंत्री से, वेलफेयर मिनिस्टर से, कल्याण मंत्री से मिल नहीं पाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में जैसे ही वो घर लौटते हैं, ऑथर मीट्स अ पर्सन, ही इज रति राम सन ऑफ सोहन लाल हु इज द हेड ऑफ द पार्टी इन दिल्ली। तो जैसे ही जब वो जाते हैं मिलने के लिए वेलफेयर मिनिस्टर से, तो वेलफेयर मिनिस्टर से तो मुलाकात होती नहीं है। बाहर से उसका जो चपरासी होता है, प्यून होता है, पीए होता है, वो उसको बोल देता है कि नहीं अभी जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो बिजी है, बाद में आप आइएगा। तो जैसे ही नानू काका घर के तरफ जा रहा था, तो वो सोहन लाल से मिलता है, और सोहन लाल के बेटे का नाम क्या होता है, रति राम सन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सोहन लाल के बेटे का नाम क्या है, तो रति राम। रति राम कौन होता है, सन ऑफ सोहन लाल होता है, बेटा होता है किसका, सोहन लाल का। और जो सोहन लाल है बेटा, वो जो दिल्ली का जो पार्टी होता है उसका वो हेड होता है सोहन लाल। चलिए इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। आफ्टर द मीटिंग विद सोहन लाल से मिलने के बाद, नानू काका नोज दैट सोहन लाल हैज नॉट गुड रिलेशन विद द वेलफेयर मिनिस्टर बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू मैरी हिज डॉटर विद सोहन लाल सन। जब मुलाकात होता है नानू काका का किससे, सोहन लाल से, तो पता चलता है कि सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में का जो रिलेशन है वो अभी अच्छा नहीं है। क्यों है, रीजन उसका क्या है बेटा, क्योंकि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो मना कर देता है उसकी बात, सोहन लाल के बेटे की बात वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से हुआ था, शादी का बात हुआ था, लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो मना कर देता है, जो शादी का प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो होता है ना, जब इंसान एक दूसरे का बात नहीं मानता है तो बेटा उस टाइम वो खराब हो जाता है। अब शादी की बात थी, वेलफेयर मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगा कि मेरी बेटी के लिए उसका बेटा परफेक्ट होगा, वो मना कर दिया कोई रीजन बताए हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब हो गया। लेकिन अभी के डेट में क्या होता है बेटा, जब आप किसी का बात मानोगे तो आप अच्छा हो, जब किसी के अगेंस्ट में जाओगे ना तो आप बुरे हो जाते हो। तो सोहन लाल पूरा कहानी सुना रहा है नानू काका को कि आपको पता है जो वेलफेयर मिनिस्टर वो अच्छा इंसान नहीं है, वो पहले अपनी बेटी के लिए प्रपोजल लाया था मेरे बेटे के लिए, और अचानक से वो प्रपोजल से वो हट रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
In this discussion, he knows that the marriage of minister's daughter has been set with a son of निनोर महाराज. अब जैसी कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है तो इसको पता चलता है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी शादी की बात कहां लगी है बेटा, निनोर के महाराजा है उसके बेटे से वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का शादी का बात लगा. नाउ अब नानू काका अनाउंसेस दैट दे विल विजिट मिनिस्टर्स हाउस. अब नानू काका दिमाग लगाता है कि अब इस बार उसके ऑफिस में नहीं जाएंगे, इस बार डायरेक्ट मिनिस्टर के घर पे जाएंगे. अब देखो बाबू, नानू काका के बारे में एक चीज समझिए. नानू काका क्या है, मेन कैरेक्टर है. नानू काका बेटा क्या है, मेन कैरेक्टर है. अब ये नानू काका के पास ही इज अ काइंड ऑफ विटी पर्सन, ही इज अ काइंड ऑफ विटी पर्सन. विटी पर्सन कहने का मतलब है वैसा व्यक्ति कि झूठ भी इतने ईमानदारी से बोलेगा आपके सामने कि आपको झूठ सच लगने लगेगा. अब वेलफेयर मिनिस्टर से कोई भी इंसान ऐसी बहाना बना के झूठ बोल के कोई मिलेगा, कितना उसके पास डेयर होना चाहिए. तो झूठ बोल के बहाना बना के वो वेलफेयर मिनिस्टर से फाइनली नानू काका देखोगे बेटा मिल लेगा. यहां पर उसके बाद नानू काका बोलता है मनोहर मालगांवकर को कि अब देखिए, पहले तो उसको चाहिए था जानकारी नानू काका को, किसी से कोई इंसान मिलेगा तो उसके बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए. पहले जाता है तो बाहर ही से, ऑफिस के बाहर से भगा दिया जाता है, इसको बोला जाता है वेलफेयर मिनिस्टर बिजी है. अब ये दिमाग लगाता है कि कैसे हम मिले वेलफेयर मिनिस्टर से. तो रास्ते में इनको सोहन लाल मिलते हैं. सोहन लाल से इनको सारा चीज पता चलता है कि इनकी बेटी का शादी कहाँ लगा है. तो अब ये दिमाग लगाते हैं कि निन्नौर के महाराजा के पंडित बन के हम जाएंगे और वेलफेयर मिनिस्टर से बेटा मिलेंगे. He tells the narrator that they need a large car to impress the minister. वो कहते हैं नरेटर से, मतलब मनोहर मालगांवकर से, कि इस बार जाएंगे तो लगना चाहिए वेलफेयर मिनिस्टर को कि हाँ निन्नौर के महाराजा के पंडित हैं, तो उसके लिए एक गाड़ी होना चाहिए. तो गाड़ी का इंतजाम करते हैं ये. उसके बाद बेटा for this he calls for a धोबी and uses to trap the manager of सिक्का ऑटो डीलर्स. then he takes car to minister. तो उसके लिए वो क्या करते हैं बेटा, वो बुलाते हैं धोबी को और ऑटो सिक्का डीलर्स. बाहर में जाओगे दिल्ली मुंबई या मेगा सिटी में तो वहां पे भाड़े में भी तुमको कपड़ा मिलता है, या गाड़ी चाहिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो भाड़े में भी आप गाड़ी ले सकते हो. तो वो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाता है, उसके मैनेजर को समझाता है और वहां से एक गाड़ी का इंतजाम करता है मनोहर मालगांवकर के मामा नानू काका. देखो क्या क्या दिमाग लगा रहा. In visitor book, he mentioned himself the hereditary pandit to the Maharaja of Ninor. अब बड़े अधिकारी से कोई भी मिलने जाता है तो बेटा वहां पे विजिटर्स बुक होता है, आप अपने बारे में लिखना पड़ता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, किससे मिलना है, रीजन क्या है. तो वो जो विजिटर्स बुक था उसमें वो मेंशन क्या करता है, वो है नहीं निन्नौर के महाराजा का पंडित है नहीं, बनने का ढोंग रच रहा है, अब बन के पंडित जा रहा है मिलने के लिए. इसको पता था कि इसकी बेटी का बात तो निन्नौर के महाराजा के बेटे से है, अगर उसी का पंडित हम बन के जाएंगे तो कोई भी बाप इग्नोर थोड़ी करेगा, अरे मेरे जहां बेटी का बात लगा वहां के पंडित उनके महाराजा के पंडित हैं, तो पंडित लोग को तो अलग से रेस्पेक्ट होता है बेटा, रेस्पेक्ट दिया जाता है. अब ये विजिटर बुक्स में मनोहर मालगांवकर के मामा लिख देते हैं कि महाराजा ऑफ निन्नौर के वो क्या होते हैं, पंडित होते हैं. एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस वेयर ही लिव्स, और उसमें एड्रेस कहाँ का देते हैं, दिल्ली का. In the long run, the welfare minister himself come to the residence of the writer, where Nanu Kaka welcomes him with respect. और वो जाते भी हैं पंडित बनकर, लेकिन पता नहीं चलता वेलफेयर मिनिस्टर को. वेलफेयर मिनिस्टर मिलते हैं उनसे, मिलने के बाद वो अपना एड्रेस भी देते हैं नानू काका दिल्ली का, और दिल्ली का जो एड्रेस देते हैं वहां पे वेलफेयर मिनिस्टर आता भी है, उनसे मिलता भी है, फिर भी उनको पता नहीं चलता है. This way, Nanu Kaka finally meet welfare minister and after that he went back to his home. इस तरीके से नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं और उसके बाद वो वापस घर चले जाते हैं. तो देखिए यहाँ पूरे कहानी में ये बताया गया है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी काम कर सकते हो. तो नानू काका के पास कॉन्फिडेंस था तो वो झूठ को इस तरीके से रखे कि अगले को पता भी नहीं चला. तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है बेटा, आज के डेट में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी चीज को आसानी से कर लोगे. तो ये सारा कहानी था बेटा, समरी था. अगर आएगा एग्जाम में तो आप इस समरी को अपने लैंग्वेज में जो हम बताए हैं उसको लिखिएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा. हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं. फाइनल का जो टॉपिक है वो आज हम लोग समरी देखने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5
चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कौन कौन सा आइडिया है जो इंसान के जीवन को आसान बना दिया है, इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे बच्चे कि आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। टॉपिक स्टार्ट करने से मेरे प्यारे बच्चे, कुछ न्यू बच्चे होंगे, तो न्यू बच्चे के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरे शेयर बच्चे, जो कंटेंट आपको मिलेगा प्योरली बिहार बोर्ड इंग्लिश का कंटेंट रहेगा। बिहार बोर्ड के साथ और भी स्टेट बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो उसका जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है 9th 10th 11th 12th, वो सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के एरिया में वीक है, तो इस चैनल से उसको फायदा होगा, बच्चे को बताया जाएगा। और ऑब्वियसली हम क्लास लेते हैं बाबू, बच्चे को बताते हैं कि कैसे एक बंदा जीरो से मतलब एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख सकता है, बोल सकता है। उसके साथ साथ इंग्लिश का कंटेंट में इंग्लिश ग्रामर का आपके जो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है 6th क्लास से 12th क्लास का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो वो सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि आप अवेयर हो कि इस चैनल पे क्या क्या डेटा आपको फ्री में मिलने वाला। अब वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे शेयर बच्चे, ये एप्लीकेशन है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज था, सर जो पीडीएफ नोट्स है या चैप्टर वाइज नोट्स हमें कैसे मिलेगा ग्रामर का टॉपिक का, और जो अभी आप जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड और स्पोकन का, और उसका जो फी है वो फ्री है सर, इसका सारा नोट्स हमको कैसे मिलेगा। तो आपको बाबू क्या करना है, बस प्ले स्टोर पे जाओगे, अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सारा चीज आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। इसके साथ मेरे बेटा आप क्या करना है, आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे तो टेलीग्राम लिंक होगा और एप्लीकेशन का भी लिंक है, तो टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाओगे, और वहां पे सारा इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, कब लाइव क्लास होगा, कब टेस्ट सीरीज होगा, कब नोट्स मिलेगा आपको, तो सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो हर बच्चे तक शेयर करो जो 12th का बिहार बोर्ड इंग्लिश का एग्जाम देने वाले, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो आपके जूनियर भाई बहन है उन तक भी शेयर कीजिए। सारा ग्रामर का कंटेंट और आपके लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में बताया जाता है। चलते हैं मेरे शेयर बच्चे, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे शेयर बच्चे कुछ चीज हमको जानना है। क्या है सर चीज? चैप्टर नंबर 5 क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जैसे हम बताएं कि आइडिया कौन कौन सा आइडिया बर्ट्रैंड रसल साहब बताना चाहते हैं जो आसान कर दिया इंसान की जिंदगी को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरे चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखने वाले कौन है? बर्ट्रैंड रसल। और हमेशा बोले हैं कि हर राइटर का आपको क्या डेट ऑफ बर्थ और बेटा एक्सपायरी डेट, ये दोनों याद करना है हर राइटर का। जैसे बर्ट्रैंड रसल जन्म इनका कब हुआ था? 1872 में, और इनका देहांत मृत्यु कब हो गया था? 1970 में। अब इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे इस चैप्टर का तो उसमें सारा चीज हम आपको बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है इस बार आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और कुछ पॉइंट आप यहां से समझो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको फायदा होगा। इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था किस फील्ड में मिला था बेटा? ये भी जानना है, लिटरेचर के फील्ड में। अगर आएगा किस साल मिला था, तो 1950 में मिला था। और ये ही वाज हिस्टोरियन, फिलोसफर, मैथमेटिशियन और भी बहुत सारे, मतलब एक इंसान मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। हम लोग कोई एक चीज करते हैं परेशान हो जाते हैं। देखो पहले के लोग में जिज्ञासा था बाबू, सीखना कुछ चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, इतिहास रचना चाहते थे, तो पहले के लोग मल्टीपल चीज करते थे। यहाँ पे अब एक छोटा सा चीज मिलता है, टास्क मिलता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है अरे कितना बड़ा बोझ सर डाल दिए हैं, कितना बड़ा बोझ घर वाले हम पे डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर स्ट्रगल करोगे, अगर लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करोगे तो उससे आप स्ट्रांग बनोगे। डोंट यू वांट टू बी अ स्ट्रांग पर्सन? अब यहाँ पर इन द एसे ही टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर आएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, ये क्या है? तो आप बोलिएगा ये एक तरह का क्या है? ऐसे है जो किसके बारे में बर्ट्रैंड रसल बताएं कि इंसान की जिंदगी में, इंसान के सिविलाइजेशन में कैसे चेंजिंग हुआ। डोंट यू थिंक सो बाबू? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जो लाइफ स्टाइल आपका 10 साल पहले था वही लाइफ स्टाइल है अभी? ऑब्वियसली बहुत सारा चेंजेस हुआ होगा। तो यही हम अगर 100 साल पहले जाएंगे या 1000 साल पहले जाएंगे तो हमको लगेगा अरे यार पहले हम कुछ नहीं जानते थे। और अभी साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है, इंडिया से दिल्ली या इंडिया से दूसरे कंट्री में जाना रहता है, यूएसए, कनाडा, तो आप 2 से 3 घंटे में चले जाओगे। बस एक चीज होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए बाबू। यू कैन गो एनीवेयर। तो ये क्यों, कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे हुआ बाबू? आइडियाज, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा खोज हुआ, डिस्कवरीज हुआ, जिससे हमारी जिंदगी
जो हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। देखो ये बड़ा ऐसा पैनल देख रहे हो, डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये भी किसी ना किसी का क्या है आइडिया। उससे किसको आसानी हुआ, टीचर लोग को आसानी हुआ, बच्चों को आसानी हुआ, आपको नोट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा चीज आपको आसानी से मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में। तो इस ऐसे में अगर क्वेश्चन आएगा ये क्या था, ऐसे था, इस ऐसे में ये किसके ग्रोथ के बारे में बात करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रोथ के बारे में बात करें। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कहने का मतलब ब्रिटेन बाबू, लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये कुछ चीज था जो आपको जानना है, जानना जरूरी था। अब बेटा कुछ डिटेल में हम बताते हैं जो आप समझो क्या है। जो अभी बताया गया, अभी जस्ट आपको बताया कि ये 1872 में पैदा हुए, जन्म हुआ इनका। उसके बाद बेटा इनका देहांत 1970 में हुआ। ये यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, नोबेल लॉरेट। ये इतना देखिए बाबू, मल्टी टैलेंटेड, क्या क्या नहीं था, क्या बचा इनसे, सारे फील्ड में इनके, सारे फील्ड का इनके पास नॉलेज था। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ये इंसान के ग्रोथ के बारे में, इंसान ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके ग्रोथ के बारे में पूरे चैप्टर में मेंशन बताए हैं। इनको नोबेल प्राइज 1950 में मिला था, लिटरेचर में मिला था बाबू। किस बैकग्राउंड में, किस फील्ड में मिला था, तो ये लिखिएगा लिटरेचर के बैकग्राउंड में मिला था। ही इज नॉन एज, वो जाने जाते थे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, मतलब बुद्धिजीवी, मतलब दुनिया में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनमें सबसे पहला नाम इनका आता था, तो वो किनका आता था, बर्ट्रैंड रसल। एंड्रे रसल है ना बाबू, केकेआर का प्लेयर, उसी का भाई बर्ट्रैंड रसल, ऐसे याद करना। अरे आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल इनके राइटर हैं। और ये सारा जो पॉइंट है अभी जो हम समरी बताएंगे कि अगर एग्जाम में आ गया कि समरी लिखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड, तो आसानी से आप लिखोगे और ये सब भी पॉइंट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब कुछ फेमस वर्क है, कुछ ऐसा बुक है जो ये लिखे थे, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। ये सारा जो भी बुक है ये लिखने वाले कौन है, बर्ट्रैंड रसल है। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ कमेंटेटर। देखिए अब इतना चीज कम थोड़ी था, उसके साथ साथ कमेंटेटर भी थे। जैसे मैच वगैरह देखते हो तो कमेंटेटरी करता ना, तो एक अच्छे कमेंटेटर भी थे और बहुत सारे टॉपिक पे ये क्या करते थे, कमेंटेटरी करते थे। चलिए ये था बर्ट्रैंड रसल के बारे में बेटा। अब हम आते हैं समरी पे कि अगर आपके एग्जाम में बेटा समरी आएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड, कौन कौन सा आइडिया है जो हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, आरामदायक बनाया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे, एक तरह का ये क्या है, एसे है, रिटन बाय, लिखने वाले कौन है, बर्ट्रैंड रसल। अभी बताएं इनका जन्म कब हुआ था, 18 मई 1872। कहां हुआ था बेटा, यूनाइटेड किंगडम का। और क्या थे, ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, लॉजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नोबेल लॉरेट। ये सारा जो क्वालिटी था उनके बारे में। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे अगर आएगा समरी लिखने के बारे में, तो स्टार्टिंग में हम राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो ऑथर के बारे में, बर्ट्रैंड रसल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखे। अब ऐसे में बर्ट्रैंड रसल क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे बेटा। इन दिस ऐसे, अभी बताएं ये पूरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, स्पीच है, तो आपको क्या लिखना होगा, ऐसे है। चलिए सर, इन दिस ऐसे राइटर हैज एक्सप्लेन, इस ऐसे में, इस निबंध में राइटर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अबाउट द आइडिया, आइडिया के बारे में, विच जो हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो इंसान की जिंदगी को आराम बनाया है, मदद किया है। He says, वह कहते हैं that कि we are civilized today, we are civilized today, आज हम लोग civilized हैं, but thousands of years ago we were uncivilized। पहले अगर 1000 साल पहले की बात की जाए, if we talk about 1000 years ago, at that time do you think so we are civilized? No sir, not at all। हम लोग civilized नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, जंगल में रहते थे, हंटिंग करते थे, कच्चा मांस खाते थे। और लैंग्वेज क्या था, कोई लैंग्वेज था बात करने, अभी हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे ना, हिंदी लैंग्वेज, अपने मातृभाषा के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर। पहले लैंग्वेज नहीं था, जंगल में रहते थे, हु हा, ये उनका लैंग्वेज था एक दूसरे को बुलाने का। तो ये चीज था, हम लोग डेवलप्ड और अनसिविलाइज्ड, पहले डेवलप्ड नहीं थे, अनसिविलाइज्ड थे, जीने का तरीका पता नहीं था, राइट। वी वर लिविंग इन जंगल, हम लोग जंगल्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, किसके तरह बेटा, जानवर के तरह। ऊपर वाले तो बुद्धि दिए थे लेकिन पता नहीं था कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कैसे यूटिलाइज करेंगे। बट लेकिन टुडे वी आर सिविलाइज, और अभी देखो, अब कंपेयर करोगे 1000 साल पहले और अभी के में, तो आसमान जमीन का फर्क है। पहले कोई सोचा था, अगर 1000 साल पहले बोलते बेटा कि कोई चांद पे जा सकता है, तो बोलता है पागल हो गया है,
बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर, जैसे अभी फैन है बाबू, एसी लगा हुआ है, लाइट है, तो ये सब एक तरह का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, इससे इंसान का जिंदगी आसान बन गया है बाबू। अगर ये अब जब जब ये इन्वेंशन डिस्कवरी होता होगा, जब इन्वेंशन डिस्कवरी होने के टाइम में कितने लोग कमेंट किए होंगे पागल हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। जब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन बनाए होंगे, जब वो अपने थॉट आइडिया को किसी के सामने बोलते होंगे कि सुनो मैं एक ऐसा यंत्र बनाने जा रहा हूं जिससे इंसान आसमान में, स्काई में इसके तरह, पक्षी की तरह उड़ने लगेगा, कितना उनको क्रिटिक्स किया गया होगा, कितना उन पे कमेंट किया गया, पागल हो गया। लेकिन आज ये प्रूव हो गया ना बाबू, इंसान हवा में पक्षी की तरह उड़ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मोबाइल आ गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। पहले अगर किसी को मैसेज देना रहता था, एक इंसान को दूसरे इंसान को मैसेज देना रहता था, तो राजा महाराजा अपने मंत्रियों को भेजा करते थे और एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीना टाइम लगता था। अब तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैसेज कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, ये क्या। और इससे किसको फायदा हुआ बाबू? जानवर को फायदा हुआ? नहीं, इंसान को फायदा हुआ। चलिए, तो पहले के लोग अनसिविलाइज थे और पहले के लोग जंगल में, गुफाओं में रहते थे, जानवर की तरह रहते थे, जानवर की तरह खाते पीते थे। अब लोग सिविलाइज्ड हो गए, वी हैव प्लेजर ऑफ अल्कोहल, अब हम लोग आनंद ले सकते हैं अल्कोहल का। म्यूजिक है हमारे लाइफ में, पोएट्री है, बहुत सारा गेम है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, हम लोग जाते हैं, खेलते हैं, खुद को इंटरटेन करते हैं, राइट। बट एनिमल्स डोंट हैव, लेकिन इंसान के पास तो है, लेकिन जानवर जैसे था वैसे ही है। अभी जानवर में देखिए डेवलपमेंट हुआ, जैसे 1000 साल पहले था आज भी है। इट इज इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटी। अब उसके बाद बेटा बता रहे हैं कि जानवर, पहले तो हम जानवर की तरह रहते थे, अब जानवर जैसे था वैसे ही है, लेकिन इंसान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया। तो रीजन क्या है वो बता रहे हैं बर्ट्रैंड रसल। क्या बोल रहे हैं? इट इज इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि है, जो ऊपर वाले ने दिया है, मोरल क्वालिटीज विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ये हमारा जो दिमाग है, बुद्धि है ना बाबू, ये इंसान और जानवर को अलग बनाता है। हमारे पास माइंड है, दे डोंट हैव अ माइंड, दे डोंट हैव अ सेंस, राइट, दे डोंट हैव इंटेलेक्चुअल थॉट्स, दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, मेरे और जानवर के बीच में। इसीलिए वो जैसे थे अभी भी वैसे हैं। He says that it is not known when the language started, but it must be certain that it begins very gradually. Without language, it would have been very difficult to pass information from one generation to next generation. अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि लैंग्वेज का इन्वेंशन, खोज, डिस्कवरी कब हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो गया होगा, ऐसा मानना है। डोंट यू थिंक सो मेरे प्यारे बच्चे? अगर लैंग्वेज नहीं रहता, हर देश का अपना अपना लैंग्वेज है, अगर इंडिया की बात की जाए हिंदी, अगर यूरोप कंट्री की बात की जाए तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, सबका अपना अपना मदर टंग होता है। एक कॉमन लैंग्वेज बना जो पूरे दुनिया में आप घूम सकते हो, इंग्लिश अगर जानते हो, इफ यू नो परफेक्ट, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, राइट, यू कैन मूव एनीवेयर, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल। ये पावर है इंग्लिश लैंग्वेज का, कॉमन लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के डेवलप होने से क्या हुआ? अगर हमें किसी को मैसेज देना, ऑब्वियसली अगर किसी को मैसेज देना है भाई, तो अगर हमको लैंग्वेज जो लैंग्वेज में हम किसी को बता रहे हैं, तो उस बंदे को भी वो लैंग्वेज आना चाहिए, तभी हम अपने मैसेज को उस बंदे तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैसेज नहीं हो तो हुआ करेंगे तो उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अभी बेटा हम हुआ करेंगे तो क्या बेटा आप भाग जाओगे, सर क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग सर, राइट। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था। क्या लैंग्वेज का क्या रोल था कि मतलब जो भी मैसेज है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इट वुड आल्सो बी वेरी डिफिकल्ट टू नोन अबाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट वर मेड टाइम टू टाइम। ये भी बराबर की बात है बाबू कि अगर लैंग्वेज का मतलब खोज नहीं होता, लैंग्वेज के बारे में अगर पता नहीं चलता, तो जो भी टाइम टू टाइम डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ, मानो किसी मानो अरब देश में हुआ, मानो यूएसए में डेवलपमेंट इन्वेंशन हुआ, अब वो इन्वेंशन डेवलपमेंट, वो नया जो खोज निकाले, वो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी वो चीज को लाएं, एग्जीक्यूट करें। वहां पे मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, अब हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी मोबाइल यूज करें। तो एक वार्तालाप होना ना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो किस लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि इस चीज को, इस यंत्र मंत्र को बनाना है तो उसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, तो कोई लैंग्वेज की मदद से ना करेंगे बेटा। तो टाइम टू टाइम जो भी इन्वेंशन और डिस्कवरी हुआ उसको भी बताने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था। अगर लैंग्वेज नहीं रहता तो कोई भी खोज डिस्कवरी होता तो वो पता नहीं चलता, जहां पे इन्वेंशन डिस्कवरी हुआ वहीं पे सीमित हो जाता। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते। सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। अब जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है बेटा, जो मानव जिंदगी के इतिहास को बदल के रख दिया, वो क्या है बेटा? अर्लियर पीपल यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का बाबू। पहले जो इंसान थे जानवर की तरह जो जिंदगी जीते थे, वो जो आग का जो आविष्कार हुआ था उससे क्या अपना बचाव के लिए, जानवर से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए यूज किया जाता था। और रात में अंधेरा हो जाता है, रात में अंधेरे को खत्म करने के लिए उसका यूज किया जाता था। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर भी बहुत बड़ा सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है इंसान की जिंदगी को चेंज करने में। बिकॉज अर्लियर पीपल, पहले के लोग, अर्लियर पीपल कहने का मतलब पहले के लोग यूज्ड फायर का इस्तेमाल करते थे सिर्फ
फॉर देयर प्रोटेक्शन, अपना बचाव के लिए। इट इज एज्यूम्ड, ये माना जाता था, दैट अ चाइल्ड माइट हैव थ्रोन अ पीस ऑफ मीट इनटू अ फायर, ये माना जाता था, ये माना जाता था कि एक बच्चा जो था वो गलती से मीट का जो पीस है, टुकड़ा है, वो फायर में क्या किया, फेंक दिया। एंड फॉर दैट, और जिसके लिए ही माइट हैव बीन स्कोल्डेड, जिसके लिए उसको डांट भी पड़ी। एक बच्चा था, ऐसा माना जाता है कि खाने का जो प्रोसेस है, खाना बनाने का जो तरीका है, वो कैसे उसका इन्वेंशन खोज हुआ सर, तो ये माना जाता है एक बच्चा गलती से पीस का, मीट का जो टुकड़ा होता है वो गलती से आग में फेंक देता है, जिसके कारण, जिसकी वजह से उसको डांट भी पड़ती है। When it might have been taken out, जब कोई बंदा उस आग में फेंका हुआ मांस का टुकड़ा निकालता है, taken out it and it was found to be much better, so the long history of cookery। अब जो कोई बंदा उसमें से मांस का टुकड़ा निकाला, उसके बाद टेस्ट किया तो उसकी दिमाग की बत्ती जली। अरे हम जो पहले कच्चा खाते थे उसमें कोई टेस्ट नहीं था, अब हुआ करके वो लोगों को बुला रहा है कि सुनो क्या होता है, जो हम लोग जो खाना जो हंटिंग करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, अगर उसको आग में डाल के कुछ देर के बाद खाएंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो अलग होगा। तो वो ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वहीं से खाने का प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ, जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी है वहां से स्टार्ट हुआ। दिस ऑल आर द आइडिया विच हैव हेल्प मैनकाइंड, ये सारा बेटा आइडिया है जो इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया, सरल बना दिया। जैसे अभी नहीं लगता है मोबाइल है, मोबाइल से 90% लोग घर बैठे बैठे अपना काम कर लेते हैं। पहले अगर शॉपिंग करना रहता तो आपको बाहर जाना पड़ता था, कष्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, कुछ भी करना है आप आराम से पढ़ सकते हो। कोरोना के टाइम पे बेटा कितना बड़ा रोल प्ले किया था मोबाइल इंटरनेट, बहुत सारे बच्चे का एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल की हेल्प से एजुकेशन भी कंटिन्यू था। पहले के लोग अगर मैसेज देना रहता था तो आप लोग भी मूवी वगैरह में देखे हो, एंशियंट टाइम के बारे में, एंशियंट पीपल के बारे में बताया गया कि वो अगर मैसेज देते थे तो पहले जानवर का यूज करते थे, कबूतर का यूज करते थे, लेटर वगैरह लिख देते थे, उनको भेजा जाता था। जैसे अभी मानो कि अगर अब पहले के लोग जो भी इन्वेंशन किए उसको लाइफ को आसान बनाने के लिए किए, डोंट यू थिंक सो? अब मानो कि हम पंखा है बेटा, पंखा बनाया गया, गर्मी है, पहले तो पंखा नहीं था, अब पंखा बनाया गया, गर्मी है, अरे हवा खाने के लिए। अब कोई महान आदमी पंखा को हवा खाने के लिए बनाया गया, अब कोई लटक गया तो इसमें उसका गलती, जो बनाने वाले का गलती थोड़ी है, बनाने वाले का गलती। वो तो ये सोच के बनाया बेटा कि आपकी जिंदगी आराम होगी और आप अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तो वो अलग केस है। अगर मानो कि अगर छुरी है, वो छुरी का इन्वेंशन क्यों हुआ? सब्जी काटने के लिए। अब कोई अपना हाथ काट रहा है, नस काट रहा है बेटा, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हम चीज बनाए हैं बेहतर के लिए, उसका मिसयूज करोगे तो ये बनाने वाले की गलती नहीं, आपकी गलती है। अब जो मोबाइल बनाया गया बेटा, अब मोबाइल पे भी आ जाओ बेटा, तुम पे भी अब आ रहे हैं हम। मोबाइल बनाया गया उससे फायदा उठाने के लिए। अब दिन भर मोबाइल पे गेम देखोगे, गेम खेलोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, मूवी देखोगे, तो उससे क्या होगा, आप बेटा क्या हो जाओगे, मेंटली वीक हो जाओगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, और उसके साथ साथ बेटा क्या होगा, आप वीक हो जाओगे, मेंटली फिजिकली वीक हो जाओगे। तो मोबाइल से दोस्ती कीजिए, लेकिन ज्यादा दोस्ती कर लोगे तो फिर तो आप नुकसान में रहोगे। कायदे में कोई भी इन्वेंशन हुआ है तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन कायदे में कीजिए। हम जब पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो मेरा अगर कोई नहीं लेक्चर देखा समरी का, वो देखोगे तो उसमें हम बताए हैं क्या मतलब मेटीरियलिस्टिक थिंग्स का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारा जो आइडिया है जो इंसान की जिंदगी को आराम बना दिया, और वो कौन कह रहे हैं बेटा, वो बर्ट्रैंड रसल साहब कहे हैं। तो ये सारा चीज को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। और जो बच्चा लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ मेरे शेर बच्चे, हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th का एग्जाम देना चाहते हैं। और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, इस वीडियो का उनको बहुत फायदा होगा। और जितना भी जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो, प्लेलिस्ट में जाओ, एप्लीकेशन में जाओ, सारा कंटेंट बेटा, सारा चीज उसमें तुमको मिलेगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, सारा कंटेंट आपको मिलेगा हर चैप्टर का, आपके लैंग्वेज में, जैसे अभी हम बता रहे उसी तरह का वहां पे रहेगा। वहां पे हर चैप्टर का तुमको 11 चैप्टर है प्रोज का, 10 चैप्टर है पोइट्री का, सारा समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स वगैरह, सारा चीज, ग्रामर का सारा कंटेंट वहां पर है। तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। फाइनली इसका जो टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर 6 हम लोग पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चे द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका समरी आज आपको बताया जाएगा। और जो समरी रहेगा बेटा वो आपके लैंग्वेज में अभी बताएंगे। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक समरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा डील हो चुका है और आपके लैंग्वेज में बताया गया बच्चा। और जो बताया गया है इस बार एग्जाम में वही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो,
उन तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज का जो चैप्टर है बेटा चैप्टर 6 है, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और हर बच्चे तक शेयर करो। और जो न्यू बच्चे इस चैनल से जुड़े हो तो आपको बता दिया जाए मेरे लाल पीले कि इस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल कर लेते हो बेटा, तो अल्फा इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा। उसका प्राइस 499 था, अब उसका प्राइस क्या हो गया बेटा, फ्री कर दिया गया है आप लोगों के लिए। पीडीएफ नोट्स जो भी हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा मेरे शेर बच्चे, वीडियो क्लास, डॉट क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स और वीकली टेस्ट दे सकते हो हर चैप्टर का, उसके साथ साथ बेटा ग्रामर टॉपिक का। और जो बच्चे बिहार बोर्ड इंग्लिश का इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हो, या आपके छोटे बड़े भाई जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो उसका भी कंटेंट इस एप्लीकेशन पर है। आप बता दोगे इस चैनल के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, तो उनका जो प्रॉब्लम है इंग्लिश का प्रॉब्लम बेटा वो खत्म हो जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और हर बच्चे तक, बिहार के हर कोने तक इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में आपको शेयर करना है बेटा। आपको 1 मिनट अपना कीमती टाइम निकालकर हर बच्चे को इन्फॉर्म करना। यहां पर आने का मेरा यही मोटिव है कि जितना भी नॉलेज है मेरे पास मैं शेयर करना चाहता हूं, और ये पॉसिबल कब होगा, जब आप हर बच्चे तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मुद्दे पे आते हैं। चैप्टर 6 का अगर मेरे लाल पीले अगर आपको बोला जाएगा समरी कि चैप्टर 6 का अगर समरी बोला जाएगा कि चैप्टर 6 का समरी लिखिए, तो कैसे लिखना है पूरे चीज को मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूं। पूरे समरी को आप अंत तक देखिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको जानना है बेटा कि हर राइटर का, जैसे कि चैप्टर 1 से 5 तक बताएं, हम तुमको बोले थे कि हर राइटर का एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों याद कर लोगे। उनका देहांत कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, किस जगह हुआ था, तो ये सारे चीजों को आपको जानना होगा। सबसे पहले इनका जन्म, शिगा नोया का जन्म कहां हुआ था बेटा, जापान में। कब इनका जन्म हुआ था, 20 फरवरी 1883 में। देहांत इनका बेटा 21 अक्टूबर 1971, 21 अक्टूबर 1971 में इनका देहांत हो गया था। और जापान का राजधानी टोक्यो है, उनका वहां क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनका एजुकेशन मतलब ये शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, तो टोक्यो की यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया था। और ये जाने क्यों जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको जानते कैसे, शॉर्ट स्टोरी के नाम पर। मतलब ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होता था और लोग इनको शॉर्ट स्टोरी के नाम पर जानते थे, मतलब अच्छा शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। नेशनलिस्ट अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली जापानीज थे बाबू। वन हु लिव इन इंडिया, हम लोग इंडियन है, इंडिया में रहने वाले इंडियन कहलाते। वन हु लिव इन चाइना दे कॉल्ड चाइनीज। उसी तरह ये जापान के थे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नेशनलिटी क्या है बेटा, जापानीज था। अब इनको अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम ही बच्चे को इसका इंफॉर्मेशन होता है बेटा। क्वेश्चन अगर आएगा कि शिगा नोया को कौन सा अवार्ड मिला था, द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट, मतलब जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड मिला था, द ऑर्डर ऑफ कल्चर। कब मिला था बेटा, 1949 में। अगला पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे राइज हो सकता है, जो आ सकता है बेटा, एक एक चीज को समझना है आपको। शिगा नोया वाज जापानीज नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ बेटा वो एक नॉवेलिस्ट भी थे, उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर। कब के बेटा, 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के काफी फेमस नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। तो आएगा कि किस सदी के नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं, तो 20वीं सदी के या 20th सेंचुरी। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था शिगा नोया के बारे में वो आपको बता दिया गया। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे, सर ये आर्टिस्ट चैप्टर में, ये आर्टिस्ट जो चैप्टर है लिखने वाले क्या है, कौन थे, अभी बताया गया शिगा नोया। कहां के थे बेटा, ये जापान के थे। अब ये आर्टिस्ट चैप्टर में शिगा नोया क्या बताना चाह रहे, एक बच्चा होता है बेटा जिसका नाम क्या होता है, शैबी। ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस चैप्टर का। जो सेंट्रल कैरेक्टर है बेटा वो क्या है, शैबी, जो कितने साल का होता है बेटा, जो 12 साल का होता है। कितने साल का होता है, 12 साल का होता है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कौन से क्वेश्चन आएगा कि शैबी जो है वो किस स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल में, 12 साल का होता है। और इस शैबी बच्चे का, हर इंसान का कुछ ना कुछ हॉबी होता है। आप भी बच्चे होंगे तो गुल्ली डंडा, क्रिकेट,
कबड्डी ये सब खेलते थे। लेकिन इस बच्चे का ये हॉबी नहीं था, इस बच्चे का हॉबी था, जैसे यहां पर हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पंपकिन बोलते हैं ना कद्दू को, वहां पे जापान में कद्दू को क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, नहीं अभी भी है, गार्ड्स बोला जाता, मतलब लोग ही अपने लैंग्वेज में बोलते ना कद्दू, तो जापान में उसको गार्ड्स बोला जाता था। इस शैबी का हॉबी क्या था, गार्ड्स को कलेक्ट करना, जहां भी इसको लौकी मिलता था, कद्दू मिलता था, उसको कलेक्ट करता था और उसमें डेंटिंग पेंटिंग करता था। तो ये सारी चीजों को इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इस चैप्टर में आर्टिस्ट, इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया बेटा, इसमें जो शिगा नोया है बहुत अच्छा चीज और बहुत एक प्रोडक्टिव मैसेज देना चाहते हैं। आज के डेट में कैसे गार्जियन अपने बच्चे के टैलेंट को, पेरेंट कैसे आज के डेट में अपने बच्चे के टैलेंट को खुद क्या करते हैं बेटा, D4 क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसमें बताया गया है पूरे चैप्टर में कि जो शैबी के पास जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ना उसके पेरेंट्स समझते हैं ना टीचर समझता है, उसके टैलेंट को एक स्कूल का चपरासी समझता है बेटा। और आज के डेट में बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं एजुकेशन से हटके, सिंगिंग लाइन में, डांसिंग लाइन में, क्रिकेट डिपार्टमेंट में कुछ करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। लेकिन आप अगर घर पे बोलोगे कि पढ़ाई नहीं करेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, तो तुम्हारे मम्मी पापा पीटेंगे, बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम क्रिकेटर बनेगा। तो कैरियर हर फील्ड में है, ऐसा थोड़ी है। बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए एज अ पेरेंट, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। बस देखेंगे अरे वो खराब थोड़ी फील्ड है, मतलब आज के डेट में देखो विराट कोहली हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से हट के भी अपना कैरियर बनाए हैं और लोग उनको जानते हैं, काफी फेमस नेम फेम उनको मिला है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एक बच्चे के टैलेंट को उसके गार्जियन नहीं समझते हैं। तो अब आते हैं बेटा, क्या है पूरा कहानी, जो ओवरव्यू था वो बताया गया आपको। ये शैबी जो है बेटा, ये क्या है, मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर। अगर एग्जाम में आएगा कि आर्टिस्ट चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है, तो शैबी का। चलिए अब आते हैं बेटा समरी में, और काफी इंपॉर्टेंट है, हो सके इस बार इस चैप्टर का समरी आ जाए आपके एग्जाम में। तो आपके लैंग्वेज में बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आपको समझ में इजीली आएगा। एक बार देखोगे पूरे वीडियो को, पूरा डिटेल में आप समझोगे, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय शिगा नोया। आर्टिस्ट जो है वो लिखने वाले कौन है, शिगा नोया। ही वाज अ जापानीज राइटर। वो कहाँ के राइटर होते हैं, जापान के राइटर होते हैं। तो अभी बताएं, जो जापान में रहते हैं उसको जापानीज बोलते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ही ट्राइड टू डिस्क्लोज before us how the people of today damage the talent of their son or daughter। इस पूरे कहानी में शिगा नोया ये बताना चाहते हैं कि आज के डेट में कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के, अपने बेटा बेटी का जो टैलेंट होता है उसको कैसे खुद डैमेज करते हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज अ बॉय। इस पूरे कहानी में एक बंदा होता है, एक लड़का होता है, जिसका नाम क्या होता है, हुज नेम, मतलब जिसका नाम होता है बेटा शैबी। एंड ही वॉज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड। और वो कितने साल का होता है, 12 साल का होता है। इवन ही वॉज रीडिंग इन प्राइमरी स्कूल। और वो किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल। इससे क्वेश्चन आ सकता है, वो जो शैबी था वो कितने साल का था, 12 साल का। किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। एक्चुअली दिस बॉय वॉज इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। और इस लड़के का शौक क्या था, हॉबी क्या था, मतलब अभी जस्ट बताएं, कद्दू को, गार्ड्स को कलेक्ट करना। आफ्टर हिज स्कूल, मतलब आफ्टर हिज स्कूल कहने का मतलब स्कूल के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन। मतलब हम लोग क्या होते थे, हम लोग जब बच्चे थे 12 साल 10 साल के थे, तो क्या होता है, स्कूल से आते थे, बुढ़िया बिस्तरा अपना फेंके और चले गए दोस्तों के साथ खेलने। लेकिन इसका वैसा शौक नहीं था। ये क्या करता था प्यारे बच्चे, ये जैसे ही स्कूल से आता था, ये अपना बैग रखा और बैग रखने के बाद कद्दू ढूंढने चला जाता था। इसका हॉबी था क्या, गॉड्स को कलेक्ट करना। आफ्टर हिज स्कूल इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, मतलब स्कूल के बाद ये दूसरे बच्चों के तरह, एक बच्चे क्या होते हैं दूसरे बच्चे के साथ खेलने चले जाते हैं, ये दूसरे बच्चे के साथ खेलने नहीं जाता था। ये कहाँ चला जाता था, कद्दू ढूंढने चला जाता था। उसके बाद देखिएगा बेटा, और कहाँ ढूंढने चला जाता था, मार्केट में, इन सर्च ऑफ गार्ड। तो ये सारा चीज आपको समझना है। इधर आपको हर चीज का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और उसके साथ साथ सामने इधर हिंदी भी लिखा हुआ बेटा, कि अगर कहीं भी तुमको प्रॉब्लम होगा तो इधर पढ़ोगे तो सारा मैसेज आपको समझ में आएगा। इन द इवनिंग, शाम में क्या होता था, ही यूज्ड टू सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर टू लिविंग रूम एंड वर्क विद द न्यू गार्ड्स। और रात का समय, और ये चुनता कब था, रात का समय, शाम का समय में। ये क्या, जब घर पे कोई नहीं, जब घर पे सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे, तो अपने रूम में चला जाता था और वहां पर बैठकर उसमें सारा जो भी डिजाइनिंग करना है, जिस आकार का बनाना है, उस कद्दू को शेप देना है, वो उसमें दिमाग लगाता था। He used to bow first at neat hole in the top
of the gourd and extracted the seeds. After that he filled up with the liquid of tea leaves to rid of the bad smell. देखिए एक छोटा सा 12 साल का बच्चा, उसके पास क्या दिमाग था बेटा कि वो कद्दू से उसको लगाव था, प्यार था। वो कद्दू लाता था अपने लिविंग रूम में, शाम के समय देखता था कि शाम के समय में कोई उसको टोकने वाला कोई नहीं रहता था, खाली समय रहता था, तो उस टाइम में वो क्या करता था, कद्दू का जो ऊपर का जो पार्ट है उसमें होल करता था, उसके अंदर से सारा जो भी बीज वगैरह है उसको निकाल देता था। निकालने के बाद जो टी लीव्स होता था तो उसके अंदर उसको डाल देता था। क्यों डालता था? कोई भी कद्दू वगैरह को अगर वेजिटेबल्स वगैरह को छीलोगे, ऐसी रख दोगे, तो देखोगे कुछ घंटों बाद उसमें से स्मेल निकलने लगेगा, खराब स्मेल, बैड स्मेल रहेगा। तो उस बैड स्मेल को खत्म करने के लिए एक छोटा सा बच्चा देखो क्या दिमाग लगाता है, उसमें चाय पत्ती का जो लीव्स होता है उसको डाल देता है। डालने के बाद बेटा ही यूज टू पॉलिश द गार्ड्स। अब उसके बाद इतना काम करने के बाद उसको क्या करता है, पॉलिश करता है गार्ड्स को, कद्दू को ध्यानपूर्वक, केयरफुली, एंड हैंग इन द सन लाइट टू ड्राई। अब उसको जो पॉलिश करता है तो पॉलिश हो गया, अब उसको सुखाना है तो सनलाइट में जाकर उसको रख देता है, टांग देता है, सूखने के लिए छोड़ देता है। और दिस वाज हिज डेली वर्क, और ये इसका डेली का काम रहता है। नया नया कद्दू लाएगा और यही जो सेम प्रोसेस करता है हर कद्दू के साथ ये करता है। वन डे ही सा अ 5 इंच गार्ड, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का। एक दिन उसने कितने इंच का गार्ड देखा, कद्दू देखा, जो विच एन ओल्ड लेडी वाज सेलिंग, जो एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। तो 5 इंच का गार्ड देखा जो एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। क्या करता है उसके बाद, ही वेंट टू द लेडी, वो लेडी के पास जाता है, बूढ़ी औरत के पास जाता है, एंड बॉट, और वो खरीद लेता है 5 इंच का गार्ड। कितने येन में बेटा? 10 येन में। जैसे हर देश का अपना करेंसी का नाम होता है, पैसे का मुद्रे का नाम होता है, जैसे रुपीज यहाँ पे यूएसए में डॉलर, बांग्लादेश में टका चलता है, उसी तरह जापान में बेटा येन। तो 10 येन का वो 5 इंच का कद्दू लेता है, किससे? एक बूढ़ी औरत से। क्वेश्चन आता है कि वो 5 इंच का जो गार्ड लिया था वो कितने का लिया था, कितने येन का लिया था? तो 10 येन का, ये माइंड में रखिएगा। He did same thing with guard also, और वही सेम चीज किया उस गार्ड के साथ, लॉकी के साथ। Because of this guard he was very happy। और बच्चे को उसके मन के मुताबिक कोई चीज मिलता है तो उसको काफी खुशी होती है। आपको भी जब मन के मुताबिक आप जो चीज चाहते हो और वो आपके गार्जियन आपको देते हैं तो कितनी खुशी होती है। आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ चीज खाने का मन कर रहा है, गार्जियन को बोले, पेरेंट्स को बोले, और पेरेंट्स ने दिला दिया तो कितना हैप्पीनेस फील होता है। उसी तरह अगर कुछ लेने का मन है, कपड़ा पसंद आया या टॉयज वगैरह पसंद आया, बच्चे के टाइम याद करो, बैक में जाओ तो ऐसा हरकत तुम करते थे, और जब गार्जियन तुमको कुछ भी दिला दिया तुम्हारे मन के मुताबिक तो तुमको कितना खुशी होता था। तो ये बच्चे को जब वो अपने मन के मुताबिक जो उसको कद्दू मिला, जो वो खरीदा, इसको काफी खुशी हुआ कि अरे यार हमको तो एक अच्छा कद्दू मिला है, और उसको अच्छे से हम उसको आकार देंगे, एक अच्छा शेप देंगे। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, वन डे, एक दिन क्या होता है, ही टुक दैट 5 इंच गार्ड, जो वो बूढ़ी लेडी से लेता है 5 इंच का गार्ड, उसको लेके कहां चला जाता है, अलोंग टू द स्कूल, स्कूल चला जाता है लेके, एंड स्टार्टेड पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। अब बच्चे क्या जात होता है बेचारा शेबी, क्या होता है, अब कुछ काम पॉलिशिंग करना बच जाता है, टाइम इसको नहीं मिलता है, तो इसको लगता है चलो हम स्कूल में इसको लेके चलते हैं, और स्कूल में जब खाली टाइम रहेगा ना तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। स्कूल लेके चला जाता है। वन ऑफ द टीचर सा हिम, अब एक टीचर इसको देख लेता है, पॉलिशिंग इन क्लास टाइम। अब ये पीछे बैठ के सबसे क्लासरूम के सबसे पीछे डेस्क में जाके ये बैठ के पॉलिश करते रहता है। एक टीचर होते हैं, और वो टीचर का अगर पूछेगा वो टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो इथिक्स। जैसे इथिक्स कहने का मतलब है बेटा सोशल साइंस होता है ना, सामाजिक विज्ञान, उसको जापान में हम क्या बोलते हैं, इथिक्स बोलते हैं। तो इथिक्स का टीचर उसको देख लेता है पॉलिशिंग करते हुए कद्दू को। द टीचर बिकम वेरी एंग्री एंड टोल्ड हिम यू आर एन इडियट एंड टोल्ड देयर इज नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। टीचर उसको समझाना चाहिए, बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसको समझाना चाहिए, बेटा जो कद्दू तुम लाए हो, इस कद्दू का जो तुम इसमें कलाकारी दिखा रहे हो, इसको क्लास के बाद करना। बस सो सिंपल हो जाता, वहां पे गेम ओवर। उसको प्यार से समझाना चाहिए। अब उस बच्चे को, शैबी को, वो डांटता है, और डांटने के साथ साथ बोलता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं है। अब उसको, उसके उतना नहीं था बाबू, इतना में क्लाइमेक्स खत्म नहीं हुआ। उसके बाद डांटने के बाद उसका जो कद्दू होता है वो क्या कर लेता है, छीन लेता है। द टीचर नॉट ओनली सीज, उसके बाद उसका जो, उसको डांटने के साथ साथ क्या करता है, उसका कद्दू छीन लेता है। उसके साथ साथ बट ऑल्सो ही वेंट टू शैबी होम टू कंप्लेन व्हेन फादर न्यू अबाउट हिज, ही बिकेम वेरी एंग्री। अब क्या होता है, उसको तो डांटता है, डांटने के बाद उसका कद्दू भी छीन लेता है। छीनने के साथ साथ बेटा उसके घर, गांव के टीचर, पहले के टीचर ऐसे ही होते थे। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ, इसके घर जाता है और इसके पिताजी को कहता है
शैबी के पिताजी, आपको पता है आप क्या, जो बच्चा है ना वो स्कूल में क्या करता है, कद्दू लेके आता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो उस किसी के भी पेरेंट्स को, किसी के भी पिताजी को गुस्सा आएगा। उसके जो पिताजी होते हैं शैबी के, उसको काफी डांटते हैं एंड स्कॉल्डेड शैबी, शैबी को डांटते हैं वेरी बैडली, वेरी बैडली कहने का मतलब बुरी तरीके से, एंड टोल्ड, और कहते हैं नॉट टू डू दिस अगेन इन द फ्यूचर, और कहते हैं कि दोबारा ऐसा काम नहीं करना है तुमको भविष्य में, अगर करोगे तो टांग तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह क्या होता है, द टीचर हैंडेड ओवर दैट गॉड टू द स्कूल पॉटर एज टू क्लीन द रूम। अगला सुबह क्या होता है, जो वो कद्दू छीन लेता है, वो जो टीचर, इथिक्स का जो टीचर होता है, वो पॉटर को देता है, प्यून को देता है, बोलता है कि इसको बाहर फेंक दो। लेकिन क्या होता है बेटा, पॉटर टुक इट टू द होम। पॉटर क्या होता है, उसको फेंकता नहीं है, उसको लगता है कि कैसा पागल टीचर है, कितना प्यारा अट्रैक्टिव ये कद्दू में डिजाइन बनाया गया, काफी अट्रैक्टिव लगा, इसको फेंकने के लिए बोला। वो फेंकता नहीं है, वो उसको कहां ले जाता है बेटा, अपने घर ले जाता है। अब देखो, एक टैलेंट के, एक बच्चे का जो टैलेंट था, उस टैलेंट को ना टीचर समझा और ना उसके पेरेंट्स समझे। एक चपरासी जो होता है स्कूल का, वो समझता है, वो उसको फेंकने के अलावा वो अपने घर ले जाता है, उसको काफी खूबसूरत लगता है। वन डे पॉटर वॉज इन नीड ऑफ मनी। एक दिन पॉटर को किसकी जरूरत थी बेटा, पैसों की जरूरत थी। सो ही टुक दैट गर्ल टू द क्यूरियो डीलर। अब यहाँ पे एक वर्ड है क्यूरियो डीलर। क्यूरियो डीलर बाजार का मंडी होता है, जहां पे सारे चीजों को आप, हर चीज वहां पे मिलता है, जाके खरीद सकते हो, या तुम कुछ बेचना चाहते हो तो वहां पे जाओगे तो बेच भी सकते हो। तो इसको, पॉटर को पैसे की जरूरत पड़ती है बेटा, तो जाता है कहाँ, क्यूरियो डीलर, और वहां पर एंड सोल्ड हिम फॉर 50 येन। अब देख बाबू, वो 10 येन का कद्दू है और उसको कितने में वो पॉटर बेच देता है क्यूरियो डीलर से, 50 येन में। तो 10 येन के कद्दू को कोई 50 येन में देगा, कोई नहीं देगा। जरूर कोई ना कोई बात है कद्दू में, उसमें जो डिजाइनिंग किया था, उस बच्चे के पास टैलेंट था तब ना जी। अब उसके बाद बेटा क्या होता है, लेटर क्यूरियो डीलर सोल्ड टू वेल्दी मैन फॉर 600 येन। अब ये जो क्यूरियो डीलर है, अब एक वेल्दी मैन गुजर रहा था, तो उसको दिखा क्यूरियो डीलर के पास इतना ये अट्रैक्टिव कद्दू जो शैबी बनाया था, तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो वो 50 येन में तो वो लिया था, वो वेल्दी मैन को कितने में बेच देता, एक अमीर आदमी को 600 येन में बेच देता। तो देख बाबू, 10 येन का कद्दू फाइनली कितने में बिका, 600 येन में। तो कोई ऐसी 1 रुपया एक्स्ट्रा थोड़ी देता है, और इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी था। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि आज के डेट में कितने गार्जियन अपने बच्चे के टैलेंट को समझ नहीं पाते, और ये हमारा दायित्व होता है, ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे की इनहेरेंट क्वालिटी को समझे। तो अब बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो बच्चे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और समझने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा कम्युनिकेशन। अगर गार्जियन अपने बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको समझ में आएगा कि उनका जो बेटा है या बेटी है, बच्ची है या बच्चा है, वो किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, वो क्या बनना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है। ऐसा थोड़ी है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और हमारे गार्जियन फोर्स करें इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर बनो, तो ये डाइजेस्ट थोड़ी होगा। आप जो बनना चाहते हो, बच्चे को भी गार्जियन को कन्विंस करना चाहिए, और गार्जियन को भी समझना चाहिए कि जो बच्चा बोल रहा है, जो उसको इंटरेस्ट है, अरे हर फील्ड में कैरियर आप बना सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप सिंगिंग फील्ड हो गया, डांसिंग फील्ड हो गया, आर्ट का बहुत सारा फील्ड हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। शर्त यही है कि बेटा जो फील्ड में आप घुसो ना, उस फील्ड में आप सोचो कि हम बादशाह बन के रहे, उस फील्ड में मेरे पास यूनिक टैलेंट है, लोग मेरे पास है। ये माइंडसेट से कुछ भी चीज आप लाइफ में करना चाहते हो, सोचो कि उस जो टैलेंट जो मेरे पास रहे ना, वो यूनिक टैलेंट है, लोग मेरे पास है। तो यहाँ पर यही कहानी था बेटा, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो जिस बच्चे को अगर चैप्टर 6 का समरी में प्रॉब्लम है, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो अभी पूरा प्रोज सेक्शन का बेटा हर चैप्टर का समरी आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद पोएट्री सेक्शन का आएगा, और ग्रामर का सारा ऑलमोस्ट 90% जो भी सिलेबस में बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का सिलेबस में था, वो सारा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बेटा। और आपको नहीं तो एप्लीकेशन जो बताए हम, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, बस सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कब क्या चीज होगा। फाइनली मेरे शेर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।